हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला अकेडमी। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने पार्लियामेंट का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें 3-4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के सत्र। दोस्तों, संसद के जो सत्र हैं उनका कोई नियमित समय फिक्स नहीं किया गया है, यानी कि एक कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में संसद के सत्र चले। ठीक, तो संसद के सत्र के बारे में जो भारतीय संविधान के अंदर दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 85। ठीक है, यानी अनुच्छेद 85 के अंदर दिया गया है कि संसद की सत्र है उसकी शुरुआत कैसे होगी, उसकी समाप्ति कैसे होगी और संसद की जो कार्यवाही। ठीक है, तो एक बात ये मुख्य है दोस्तों कि संसद के जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। अंतराल नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अंतराल नहीं हो सकता। अब बात आती है, एक बात हम समझते हैं कि अंतराल होता क्यों। ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट कर्मचारी है, वो डेली अपनी ड्यूटी करता है, ठीक, एक्सेप्ट जो सरकारी छुट्टियां होती हैं या फिर संडे होगा, उसको छोड़कर वो हर रोज ऑफिस में लगता है। तो ऐसे ही संसद के सत्र भी लगातार क्यों नहीं चलते। तो ऐसा इसलिए मानना जा सकता है दोस्तों क्योंकि अगर संसद के सत्र लगातार चलते रहेंगे तो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमपी हैं, वो अपने क्षेत्र में की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक, क्योंकि संसद है, हमारे जो संसद भवन है वो कहाँ स्थापित है, दिल्ली के अंदर। तो देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले जो सांसद हैं वो अगर अपने क्षेत्र के अंदर जा ही नहीं पाएंगे तो वहां की समस्याओं से अवगत नहीं हो पाएंगे और उन समस्याओं का समाधान होना फिर मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक, तो संसद के सत्र चलते हैं, उसके अंदर संसदीय कार्यवाही होती है और बाद का जो समय मिलता है सांसदों को, वो उनकी कोशिश होती है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर बिताएं और वहां की प्रॉब्लम जानें। ठीक है दोस्तों, अब जो संसद है, संसद के सत्र हैं, ये मतलब कैसे, वो एक प्रक्रिया है। संसद के सत्र को शुरुआत करने की क्या क्या प्रक्रिया है। तो संसद के सत्र को शुरुआत करने की सबसे पहली प्रक्रिया या सबसे पहला स्टेप बोला जाता है, वो बोला जाता है दोस्तों सम्मनी यानी आमंत्रण देना। अब जो संसद के सत्र हैं उनको चलाना या उनकी शुरुआत करना या उनका जो मतलब उनको खत्म करना, संसद के सत्र को खत्म करना, वो किसके हाथ में होता है दोस्तों, वो होता है सरकार के हाथ। ठीक है, जो संसदीय मामलों की जो कैबिनेट समिति है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करती है कि इस टाइम आप सत्र की शुरुआत के लिए आमंत्रण दीजिए सदस्यों को और इस टाइम आप जो सत्र है उसकी समाप्ति की घोषणा कीजिए। ठीक, तो कौन सिफारिश करता है दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर यानी संसदीय मामलों की जो कैबिनेट समिति है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करती है कि सत्र की शुरुआत कीजिए, सत्र की शुरुआत की औपचारिक घोषणा कीजिए और जो सभी सदस्य हैं संसद के उनके पास आमंत्रण पत्र भेजिए संसद का की जो कार्यवाही है उसके अंदर शामिल होने के लिए। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा स्टेप आता है दोस्तों एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट बोल दीजिए या हिंदी में स्थगन बोल दीजिए। अब लोकसभा की जो कार्यवाही है दोस्तों, या जो संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसकी कार्यवाही 2 हिस्सों के अंदर होती है। पहला हिस्सा आता है सुबह 11 से लेके 1 बजे। ठीक, तो उसको बोलते हैं मॉर्निंग सीटिंग। ठीक, और फिर लंच होता है, लंच के बाद 2 से लेके आगे कंटिन्यू किया जाता है, 2 से लेके 6 सॉरी दोस्तों 2 से लेके 6 बजे तक, तो उसको बोलते हैं पोस्ट लंच सेशन। ठीक, तो अब क्या है कि मान लिया संसद की कार्यवाही, किसी सदन लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, ठीक है, कार्यवाही के अंदर
हंगामा हो रहा है किसी मुद्दे को लेकर, संसद है या फिर लोकसभा है, उसका कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा, तो लोकसभा अध्यक्ष है वो क्या कर देंगे, कुछ समय के लिए संसद को लोकसभा को स्थगित कर देंगे। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, स्थगन, यानी कुछ समय बाद उसकी मीटिंग तय कर देंगे। मान लिया आप मीटिंग चल रही है, उसमें शोरगुल हो रहा है, हंगामा हो रहा है किसी मुद्दे को लेकर, बहस है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही, डिस्कशन है, तो क्या कर देंगे लोकसभा अध्यक्ष, वो कर देंगे एडजर्न कर देंगे। ठीक है, एडजर्न मतलब स्थगन कर देंगे कि इस मीटिंग को कुछ समय बाद किया जाए। मान लिया 2 बजे मीटिंग चल रही है, कोई हंगामा हो गया, तो क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे कब तक, 4 बजे तक, कि 4 बजे दोबारा फिर से हम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे या फिर से जो लोकसभा है उसकी सीटिंग होगी। तो ये अधिकार लोकसभा में किसके पास है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के पास। और राज्यसभा में किसके पास है, राज्यसभा की है जो सभापति। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा होता है एडजर्नमेंट सिन डाई। एडजर्नमेंट सिन डाई, अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है अनिश्चितकालीन स्थगन। अनिश्चितकालीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो स्थगन होता है इसके अंदर टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इस टाइम के बाद दोबारा से जो लोकसभा है या राज्यसभा है उसकी कार्रवाई फिर से स्टार्ट होगी। लेकिन इस केस के अंदर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, यानी कोई फिक्स डेट नहीं दी जाती कि इस टाइम दोबारा से जो लोकसभा है या राज्यसभा है वो फिर से एक साथ बैठेगी और चर्चा होगी, यानी उसकी कार्यवाही दोबारा से स्टार्ट होगी। तो अनिश्चितकालीन में क्या है दोस्तों, दोबारा से जो बैठक है उसकी शुरुआत करने का जो टाइम है उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता, यानी टाइम फिक्स नहीं किया जाता कि दोबारा से कब रीअसेंबल होगी। ठीक है, अब मान लिया अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दें, लोकसभा अध्यक्ष ने जो लोकसभा की कार्यवाही है उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, ठीक है, या फिर वैसे स्थगित कर दिया किसी समय के लिए, तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में राज्यसभा सभापति चाहे, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, या फिर सभापति। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के अंदर दोस्त अध्यक्ष और राज्यसभा के अंदर कौन होता है, सभापति। अगर वो चाहें तो समय से पहले, ठीक है, समय से पहले फिर से बैठक की शुरुआत, फिर से कार्यवाही की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, कार्यवाही की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में, माना बोल दिया लोकसभा अध्यक्ष ने बोल दिया कि मैं एडजर्न कर रहा हूं लोकसभा को 4 बजे तक के लिए, ठीक, लेकिन वो चाहें तो फिर से 3 बजे ही कार्यवाही की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बोल दिया कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर रहा हूं, तो जब चाहें वो सत्र की शुरुआत, मीटिंग की शुरुआत फिर से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझिए, एडजर्नमेंट सिंडाई और एडजर्नमेंट, यानी स्थगन में क्या होता है कि जिस टाइम फिर से बैठक की या कार्यवाही की शुरुआत होगी उसके बारे में बताया जाता है। सिंडाई यानी अनिश्चितकालीन स्थगन में नहीं बताया जाता कि दोबारा से कब मीटिंग होगी। ठीक, फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों प्रोरगेशन। ठीक, अब ये प्रोरगेशन क्या होता है दोस्तों, प्रोरगेशन का मतलब होता है सत्रावसन, हिंदी में बोलते हैं सत्रावसन। अवसन का मतलब होता है दोस्तों, अवसन का मतलब हिंदी में समझते हैं तो वो होता है समाप्ति। ठीक, प्रोरगेशन या फिर सत्रावसन। अवसन का मतलब क्या होता है, समाप्ति, और सत्र लग गया यानी सत्र की समाप्ति। तो क्या होता है दोस्तों, सत्र की समाप्ति, इसकी जो घोषणा है वो कौन करता है दोस्तों, इसकी घोषणा करते हैं राष्ट्रपति जी। जो राष्ट्रपति जी हैं वो क्या करेंगे, सत्र की जो समाप्ति है उसकी घोषणा करेंगे। जब लोकसभा की, मान लिया लोकसभा को ये लग रहा है कि जो हमारे जो भी कार्यवाही है, जो भी कामकाज है वो समाप्त हो चुके हैं इस सत्र के लिए, मान लिया मानसून सत्र चल रहा है, तो लोकसभा को ये लगता है कि जो कामकाज है वो समाप्त हो चुका है इस सत्र के लिए, यानी मानसून सत्र का जो कामकाज है वो समाप्त हो चुका है। तो जो संसदीय मामलों की जो समिति है वो क्या करेगी, कैबिनेट समिति,
राष्ट्र जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे कि आप सत्र की समाप्ति की घोषणा कीजिए। इसको सूत्रावसन न समझ में आए तो सत्र की समाप्ति, ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सत्र की समाप्ति। ये ज्यादा आसान है, ये थोड़ा मतलब शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं, ये थोड़ा जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। सत्र की समाप्ति यानी राष्ट्रपति हैं वो सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं, किसकी सलाह पे या किसकी सिफारिश के ऊपर, प्रधानमंत्री की सिफारिश के ऊपर। तो प्रधानमंत्री किसके साथ मिलकर फैसला लेते हैं, जो संसदीय मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसके साथ। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन होता है भंग करना। भंग करना क्या होता है दोस्तों? हमने पहले पढ़ा था लोकसभा और राज्यसभा के केस में कि जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है, ठीक है दोस्तों, अस्थायी सदन है, और जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। 1952 में जो पहली बार राज्यसभा बनी थी, तो उसके बाद से लोकसभा है वो लगातार चलते आ रही है, और राज्यसभा है वो लगातार चलते आ रही है, और लोकसभा है उसका इलेक्शन हर 5 साल के अंदर होता है अगर नॉर्मल कंडीशन हो। अगर देखो डिसोल्यूशन, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? सामान्य परिस्थितियों में होता है दोस्तों 5 साल, ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में कितना होता है? 5 साल, ठीक है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वो क्या करेंगे, सिफारिश कर देंगे राष्ट्रपति को कि आप जो लोकसभा है उसको भंग कर दीजिए, ठीक है, लोकसभा को भंग कर दीजिए। लोकसभा भंग करने की सिफारिश कौन करते हैं दोस्तों, या फिर डिसॉल्व करने की सिफारिश कौन करते हैं? सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री करते हैं। और उनकी जो सिफारिश के ऊपर राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, लोकसभा को भंग कर देते हैं, और जो लोकसभा है उसके लिए फिर से इलेक्शन करवाए जाते हैं पूरे देश के अंदर, और सदन के अंदर जो नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी सांसद है वो चुनकर आते हैं। आगे बात समझो, तो प्रोरगेशन और डिसोल्यूशन में क्या अंतर है दोस्तों? ये होती है सत्र की समाप्ति, यानी जैसे 3 सत्र होते हैं जो भारत के अंदर, जो 3 सत्र होते हैं। पहला कौन सा होता है दोस्तों? शीतकालीन सत्र, मान लीजिए आप शीतकालीन, ये होता है जनरली, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं होता, डेट फिक्स नहीं होती, ये होता है लगभग फरवरी से लेके और ये होता है ना नवंबर दिसंबर के, नवंबर दिसंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर के महीने में होता है शीतकालीन। फिर आता है अपना बजट सत्र, ठीक है, बजट सत्र आप बोल सकते हैं फरवरी से लेकर मई के पहले हफ्ते तक होता है, ठीक है। फिर आता है अपना मानसून सत्र, मानसून सत्र भी जुलाई से लेके आप बोल दीजिए सितंबर अक्टूबर, ठीक है, सितंबर या अक्टूबर भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और मानसून सत्र, ठीक है। आगे बात सुनिए, तो प्रोरगेशन यानी सत्रावसान क्या होता है दोस्तों? किसी एक सत्र की समाप्ति, मान लिया शीतकालीन सत्र चल रहा है तो राष्ट्रपति के क्या करेंगे, सत्र समाप्ति की घोषणा करते हैं। लेकिन इस केस में, डिसोल्यूशन के केस में क्या होता है दोस्तों? लोकसभा के सत्र के साथ साथ, अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर देते राष्ट्रपति को, तो सत्र के साथ साथ लोकसभा है वो भी भंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ सत्र की समाप्ति होती है, इसमें लोकसभा सत्र के साथ साथ लोकसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, ठीक है, फिर से चुनाव होते हैं। अब और कुछ टॉपिक जो मेन है डिसोल्यूशन यानी भंग, अगर लोकसभा भंग होती है
तो उसके साथ साथ अब बात आती है कि बिल जो विधेयक सदन के अंदर है या लोकसभा के अंदर है तो उनका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कि जो जरूरी विधेयक है मान लिया और लोकसभा तो बंद हो गई, तो अब उस विधेयक का क्या होगा। तो विधेयक देखो दोस्तों, अगर पहला केस क्या है कि लोकसभा में कोई पेंडिंग है, लोकसभा में पेंडिंग है, वो फिर उसकी शुरुआत कहाँ से हो दोस्तों, चाहे लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो। ठीक है, यानी उसकी शुरुआत चाहे लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से। अगर कोई बिल पेंडिंग है लोकसभा के अंदर तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, लैप्स हो जाएगा। ठीक, लैप्स यानी समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोबारा से नई संसद जो लोकसभा बनेगी वो चाहे तो दोबारा से बिल को संसद लोकसभा के अंदर प्रस्तुत कर सकती है। दूसरा क्या है, अगर कोई बिल लोकसभा से पास है और राज्यसभा से पास है, पास है। ठीक, और राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली है उसे, तो वो क्या होगा दोस्तों, नहीं मिली, वो लैप्स नहीं होगा, यानी वो समाप्त नहीं होगा। ठीक है, वो समाप्त नहीं होगा। तीसरा केस आता है, अगर किसी बिल के ऊपर दोनों सदनों की सहमति नहीं बन रही, ठीक है, तो संयुक्त सत्र, अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र की घोषणा कर दी ना लोकसभा से बंद होने से पहले, ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ के उसके ऊपर चर्चा करेगी, उसको बोलते हैं संयुक्त सत्र। तो राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र की घोषणा कर दी तो वो बिल लैप्स नहीं होगा, ठीक है, लैप्स नहीं होगा। आगे बात सुनिए, लैप्स नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे केस में वो बिल लैप्स नहीं होगा, यानी समाप्त नहीं होगा। मान लिया कोई ऐसा बिल है जो लोकसभा से पास है और राज्यसभा से में पेंडिंग है, ठीक है, ठीक है, या फिर राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा में वो गया ही नहीं है, ठीक, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया नहीं, उसको प्रस्तुति नहीं किया गया, तो वो लैप्स नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। कौन सा, जो राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है, ठीक है, और लोकसभा के अंदर प्रस्तुत ही नहीं किया है, ऐसा भी लैप्स नहीं है। आगे बात समझिए, इसके बाद बात करते हैं कोरम। ये पहले पढ़ दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको बोलते हैं गणपूर्ति, यानी कि कितने मेंबर जरूरी हैं लोकसभा की जो कार्यवाही है उसको स्टार्ट करने में। तो 1/10 मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ, यानी 1/10 सदस्य, कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य अगर किसी भी सदन के अंदर मौजूद है तो उसकी कार्यवाही शुरू की जा सकती है। अन्यथा क्या होगा, अगर इससे कम मेंबर प्रेजेंट हैं तो क्या होंगे, जो लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के सभापति क्या करेंगे,
स्थगन कर देंगे उसका, यानी एडजर्न कर देंगे। आगे बात सुनिए, लोकसभा के अंदर ये संख्या कितनी है दोस्तों? 55 और राज्यसभा के अंदर 25। ठीक है, तो इसमें 545 मेंबर जो एट ए प्रेजेंट कितने हैं? 545। और इसके अंदर कितने होते हैं? 248, सॉरी 245, 248 नहीं 245, इसके अंदर होते हैं 245। तो 245 में से 1/10 करेंगे, वो कितना हो गया? बोला दोस्तों 25 के आसपास आता है, तो 25 मेंबर होना जरूरी है। ठीक है, आगे बात सुनिए। तो उसके बाद आता है दोस्तों वोटिंग प्रोसेस, है ना? वोटिंग प्रोसेस, वोटिंग प्रोसेस क्या होगी? वोटिंग की प्रक्रिया। वोटिंग प्रक्रिया में अगर किसी बिल के ऊपर दोस्तों वोटिंग होनी है, चाहे वो एकल स्तर हो यानी लोकसभा और अलग राज्यसभा हो, अलग अलग किसी बिल पे वोटिंग कर रहे हो या फिर संयुक्त सदन के अंदर वोटिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों? जो मेंबर प्रेजेंट है और वोट करेंगे, उसी के आधार पर जो मेजोरिटी होगी यानी बहुमत होगा, उसी से क्या होता है दोस्तों? बिल पास होते हैं। ठीक, लेकिन सभी स्थितियों में, मान लिया उपराष्ट्रपति को हटाना है या फिर राष्ट्रपति को हटाना है, ठीक, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट या फिर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट को हटाना, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो उन सभी केसेस को छोड़कर, उन सभी स्थितियों को छोड़कर क्या होता है दोस्तों? तो सदन के अंदर जो व्यक्ति मौजूद होते हैं, जो सदस्य मौजूद होते हैं, उनमें से जो वोट करते हैं, तो उसमें अगर 50% से ज्यादा सदस्य पक्ष या विपक्ष में वोट करते हैं, तो उसी हिसाब से क्या होता है? या तो कोई बिल पास होता है। अगर पक्ष में 50% से ज्यादा वोट करते हैं तो क्या हो गया? वो बिल पास हो जाएगा। अगर विपक्ष में करते हैं तो क्या हो गया? वो जो बिल है वो पास नहीं हो पाएगा। ठीक, अब वोटिंग है वो सदन के अंदर कैसे होती है? ठीक, वोटिंग के कई प्रकार हैं। वोटिंग कैसे होगी? वोटिंग की प्रोसेस क्या होती है? तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो साउंड डिसीजन या फिर ध्वनि मत से आप बोल सकते हैं। ध्वनि मत, इसमें क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति, लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के सभापति, वो क्या करते हैं? किसी बिल के ऊपर क्या कहेंगे कि आप, अगर आपको ये बिल के पक्ष में है तो क्या बोलिए? आए, AYE, आए। ठीक है, और फिर बोलते हैं, और विपक्ष वाले क्या बोलिए? विपक्ष वाले क्या बोलिए? नोज, आए और नोज। ठीक, विपक्ष वाले क्या बोलेंगे? नोज। जिनको जो इस बिल की के विपक्ष में हो बोली नोज, जो इसके समर्थन में हो बोली आइज। ठीक, अब मेंबर बोलते हैं आइज या नोज, तो जो अध्यक्ष हैं वो क्या करते हैं? उस ध्वनि के ऊपर ये फैसला लेते हैं। ठीक है, फैसला लेते हैं कि कौन सा ज्यादा है। अब वो क्या बोलते हैं? आई थिंक, आई हैव इट। अगर उनको ये लगता है, ठीक है, उनकी ये राय है कि आय वाले सदस्य ज्यादा हैं, तो वो क्या बोलेंगे? आई थिंक आई हैव इट। ठीक है, आई थिंक आई हैव इट। I think the I think I the have it। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं सोच रहा हूं कि I वाले ज्यादा है। ठीक है, I have it यानी I वाले ज्यादा, I मतलब हाँ वाले ज्यादा है। अगर उनको ये लगता है कि नो वाले ज्यादा है तो वो क्या बोलेंगे? I think the no's have it। ठीक है, ठीक है, the eyes have it और the
नोज हैव इट, द आईज हैव इट और द नोज हैव इट। अगर ये लगता है कि नो वाले ज्यादा हैं तो ये बोलेंगे द आई थिंक द नोज हैव इट। अगर इस वाले लगते हैं कि आई थिंक द आई हैव इट, ठीक है, तो दो बार बोलते हैं। अगर किसी को आपत्ति है, उनकी राय के ऊपर आपत्ति है, ठीक है, मान लिया कोई पार्टी ये सोचती है कि नहीं आई वाले कम हैं और फिर भी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आई वालों का साथ दिया, तो मतलब ये वाक्य बोला कि आई थिंक द आई हैव इट। अगर कोई अपोज नहीं करता, किसी को उनकी राय से किसी प्रकार की असहमति नहीं है, तो उस केस के अंदर तो बिल पास हो जाएगा। लेकिन कोई अगर आपत्ति दर्ज कराता है, ठीक है, असहमति दर्ज कराता है, तो फिर क्या बोलेंगे जो अध्यक्ष हैं, क्या बोलेंगे क्लियर द लॉबी, ठीक, क्लियर द लॉबी। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि जो प्रोसीडिंग है या कार्यवाही है वो इंग्लिश के अंदर चलती है, लोकसभा या राज्यसभा उसके अंदर इंग्लिश के अंदर ज्यादा यूज होती है। तो उस केस में क्या बोलते हैं दोस्तों, जब कोई आपत्ति दर्ज कराता है, किसी को ये लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि आय वाले ज्यादा, तो पहले केस में क्या बोलेंगे क्लियर द लॉबी, क्लियर द लॉबी। अब जो अध्यक्ष महोदय हैं वो बोलेंगे द मेंबर शुड क्लियर द लॉबी। इसका क्या मतलब है, वो बोलेंगे कि जो समर्थन में है, हिमालय जो अध्यक्ष महोदय हैं उनकी चेयर, वो बोलेंगे जो समर्थन में है वो राइट में आ जाइए, राइट वाली लॉबी में, ठीक है, और जो विपक्ष में है वो लेफ्ट वाली लॉबी के अंदर आ जाइए, लेफ्ट लॉबी के अंदर आ जाइए। अब इस आधार पर देखा जाता है कि कौन ज्यादा है, लेफ्ट वाले ज्यादा है या राइट वाले ज्यादा। अगर आइज वाले ज्यादा पाए जाते हैं तो क्या फिर से क्या बोलेंगे आई थिंक आई हैव इट, द आई हैव इट। अगर नोज वाले ज्यादा हैं तो क्या बोलेंगे आई थिंक द नोज हैव इट। उस आधार पे क्या होता है दोस्तों, जो बिल पास है या फिर पास होते हैं या नहीं पास होते। उसके बाद एक और तरीका है जिसके अंदर वोट डिवाइड होते हैं, डिवीजन ऑफ वोट, यानी डिवीजन ऑफ वोट यानी वोटों का बंटवारा, वोटों का बंटवारा। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, वोटों के बंटवारे में क्या होता है कि या तो इलेक्ट्रॉनिकली वोट डाले जाते हैं, सबको इलेक्ट्रॉनिकली वोट करने के लिए वोटिंग मशीन होती है, उसके हिसाब से वो आइज या नोज चुनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है या फिर होती है बैलेट पेपर के ऊपर, यानी बैलेट पेपर क्या होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है दोस्तों, जिसके ऊपर क्या लिखा होता है आइज या नोज, उसके आपको क्या करना होता है, टिक करना होता है, ठीक, आइज या नोज के आगे। उसके हिसाब से फिर क्या करेंगे, जो ऑफिसर है वो काउंट करेंगे कि आइज वाले ज्यादा हैं या नोज वाले ज्यादा हैं। ये हो गया वोट डिवीजन ऑफ वोट, यानी वोटों का बंटवारा। आगे बात सुनिए, एक और मेथड है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है, अगर अध्यक्ष को लग रहा है कि भाई आइज वाले ज्यादा हैं और नोज वाले जानबूझकर इस बिल को अटकाने के लिए क्या कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ वोट की मांग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो अध्यक्ष हैं वो क्या करेंगे, सभी सदस्य बैठे होंगे, क्या बोलेंगे आइज वाले खड़े हो जाइए, और जो ऑफिसर हैं लोकसभा या राज्यसभा के वो क्या करेंगे, इनको काउंट कर लेंगे, फिर नोज वालों को काउंट कर लेंगे और उस हिसाब से डिसीजन हो जाएगा कि बिल का पास होगा या नहीं पास होगा। आगे बात सुनिए, बिल पास होगा या नहीं पास होगा। आगे बात सुनिए, आइज वाले ज्यादा है पास हो गया, नोज वाले ज्यादा है तो बिल पास नहीं।
ये होगी वोटिंग प्रोसेस। वोटिंग की क्या प्रोसेस, फोरम हो गया दोस्तों, वोटिंग प्रोसेस होगी, सेशंस हो गए, ठीक है। एक सेशन और बचता है, लैम डक सेशन। लैम डक सेशन क्या होता है दोस्तों? लैम डक सेशन जो होता है यानी निर्गामी सत्र, निर्गामी, ठीक है, सॉरी निर्गामी सत्र। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर होता है यानी फ्रेश इलेक्शन हो गए मान लिया, इसलिए तो पिछली लोकसभा के वो सदस्य जो अब की बार चुन के नहीं आ सके सदन के अंदर यानी लोकसभा के अंदर, तो फिर क्या होगा? चुनाव के बाद एक सत्र आयोजित किया जाता है, ठीक है, उनको विदाई देने के लिए, तो फिर उसको बोलते हैं लैम डक सेशन। आगे बात समझिए। तो ये हो गए दोस्तों सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, वोटिंग प्रोसेस हो गई और फोरम हो गया हमारा। तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं दोस्तों। आगे का जो पार्ट है उसके अंदर बिल है वो कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई होती है, ठीक है। या और फिर इससे पहले एक चीज़ और है कि जो डिफरेंट तरह के प्रस्ताव हैं यानी मोशंस हैं वो किस प्रकार लाए जाते हैं सदन के अंदर और कौन कौन से मोशन हैं किस किस चीज़ के लिए काम आते हैं, वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, क्लासेस अच्छी लग रही है, तो इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से भी, ठीक है। और कोई जो पढ़ने वाला है उसके पास शेयर लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।